हेलो एवरीवन, मेरा नाम है निशा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 2 एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। इसका यूनिट 1 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो जिसने भी नहीं देखा है ऊपर एक आई बटन होगा, उस पर जाके आप लोग देख सकते हो। ओके, चलिए अब हम ये यूनिट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में ये है, मैं आपको बता देती हूँ ऊपर से कि गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर जानती हैं कि इंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा हेल्प करता है कंट्री को ग्रो करने में। ओके, वो ट्राई करते हैं ये ढूंढने का कि हम एक इंटरप्रेन्योर को कैसे सपोर्ट करें उसको, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में। तो इसको हम ऐसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम किसी एक लड़की को ले लेते हैं। तो सोचो एक छोटा सा शहर है, ओके, जहाँ रवि नाम का एक लड़का है। रवि के पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, लेकिन आइडिया अकेले काफी नहीं होता। रवि बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, पर उसे चाहिए बैंक से लोन, गवर्नमेंट का सपोर्ट, सही गाइडेंस, मार्केट का सपोर्ट। ओके, तो ये चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो गवर्नमेंट समझ जाती है कि इंटरप्रेन्योरशिप से शहर ग्रो करता है। ओके, इसलिए वो सिर्फ रवि पर फोकस नहीं करती, बल्कि पूरे सिस्टम पर फोकस करती है। इस सिस्टम को कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम में बैंक रवि को लोन देगा। ओके, गवर्नमेंट पॉलिसी उसे इजी परमिशन देंगी, मेंटोर रवि को सही गाइडलाइंस देगा। ओके, मार्केट उसके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करेगा। ओके, सब सब लोग अलग अलग रोल प्ले करते हैं, लेकिन गोल एक ही होता है, ग्रोथ। ओके, अगर इकोसिस्टम स्ट्रांग हो तो रवि का बिजनेस ग्रो करता है। अगर कहीं प्रॉब्लम हो, जैसे लोन मिलने में मुश्किल हो, तो गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज करती है। इसलिए इंटरप्रेन्योरशिप अकेले सफल नहीं होता है, ये एक टीम गेम है जहां सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, इसके बाद हम देख लेते हैं 2.2, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्राइज। इसमें क्या है? इसको भी हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सोचो एक लड़का है अमन नाम का। एक दिन अमन देखता है लोगों को डेली आइटम्स लेट मिलते हैं, सर्विस अच्छी नहीं होती, टाइम वेस्ट होता है। अमन सिर्फ कंप्लेन नहीं करता, वो सॉल्यूशन सोचता है। यहीं से अमन एंटरप्रेन्योर बनता है। ओके, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? अब मेन बात है ये, ठीक है। एंटरप्रेन्योर सिर्फ शॉप ओनर या बिजनेस फाउंडर नहीं होता है, फ्यूचर के बारे में सोचता है, विजनरी, न्यू आइडिया लाता है, इनोवेटिव, रिस्क लेने से नहीं डरता है। ओके, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना देता है। हर बिजनेस ओनर एंटरप्रेन्योर नहीं होता, पर हर एंटरप्रेन्योर कुछ अलग करता है। अपने आइडिया के लिए पैशनेट होता है, मुश्किल टाइम में गिव अप नहीं करता है, गलतियों से सीखता है, टीम को लीड करता है। इसलिए एंटरप्रेन्योर एक लीडर, प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। ओके, इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको जल्दी से हिंदी में समझा देती हूँ। ओके, आगे का सोचता है, विजनरी, अभी मैंने बताया। फास्ट डिसीजन लेता है, क्रिएटिव आइडिया लाता है, प्रॉब्लम सॉल्व करता है। उसके बाद है रिस्क कैलकुलेट कर लेता है, मेहनत से भागता नहीं है, फोकस रखता है, अपनी पर्सनैलिटी समझता है। ओके, एंड सिचुएशन को समझकर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना देता है। तो इसके मेन पॉइंट है, इसमें जो भी मेन पॉइंट थे वो मैंने बता दिए हैं। उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? अब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप पे। ओके, यहाँ पे है एंटरप्रेन्योरशिप मतलब अमन जो करता है, आइडिया सोचा, प्लान बनाना, रिस्क लेना, बिजनेस चलाना, ये पूरा प्रोसेस, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, तो सिंपल वर्ड में हम इसको देखें तो लाइक एंटरप्रेन्योर कौन हो गया? अमन। बट एंटरप्रेन्योरशिप, जो अमन ने जिस तरीके से अपना बिजनेस स्टार्ट करा, जो जो उसने काम करे, जो जो उसने स्टेप्स लिए, वो सब हो गए। ठीक है, एंड इंटरप्राइज अभी हम आगे पढ़ेंगे। बट इंटरप्राइज क्या होता है? अमन का बिजनेस, वो क्या बिजनेस कर रहा है, कौन सा बिजनेस कर रहा है। ओके, इंटरप्राइज भी देख लेते हैं। इसमें हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नेहा, नेहा का। टाइम के साथ नेहा का बिजनेस प्रोडक्ट सेल करता है, लोगों को जॉब देता है, कंट्री की इनकम बढ़ाता है। जो एक्चुअल बिजनेस चल रहा है उसे कहते हैं एंटरप्राइज, जो एक्चुअल बिजनेस चल रहा है। ओके, समझ गए ना? सो दोबारा से मैं बता देती हूँ सिंपल वर्ड्स में। एंटरप्रेन्योर, लाइक इस वाले एग्जांपल में नेहा हो गई, जो कि एक पर्सन है। एंटरप्रेन्योरशिप, नेहा का जो बिजनेस करने का जो प्रोसेस था, उसने क्या क्या चीजें करी, क्या क्या स्टेप्स लिए, वो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। एंड एंटरप्राइज वो हो गया नेहा का बना हुआ बिजनेस। ओके, तो अब हम इकोसिस्टम देख लेते हैं। तो मेन यहाँ पे है एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। इसमें काफी कुछ दिया हुआ है, बट मैं ऐसे समझाती हूँ कि मतलब मैं हिंदी में पूरा समझा देती हूँ, ताकि आप खुद से बना के लिख सकते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है।
लाइक एग्जांपल में ले लो, सोचो एक शहर है और इस शहर में रहता है आरव। ओके, आरव के पास एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, लेकिन आइडिया अकेला काफी नहीं होता, ऑफ कोर्स। आरव सोचता है, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं अकेला सब कुछ नहीं कर पाऊंगा। और यहीं से शुरू होती है एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम की कहानी। ओके, इकोसिस्टम क्या होता है? सबसे पहले हम यही देखते हैं। जैसे नेचर में देखो, जंगल या समंदर, हर जगह इकोसिस्टम होता है। प्लांट, एनिमल, वाटर, सनलाइट सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। ओके, अगर एक चीज डिस्टर्ब होती है तो पूरा सिस्टम अफेक्ट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी एक सिस्टम होता है, एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम मतलब वो पूरा एनवायरनमेंट जो एंटरप्रेन्योर को ग्रो करने में हेल्प करता है। जैसे लोग, आसपास के लोग हो गए, इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, कल्चर, एजुकेशन, मार्केट, पॉलिसी सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ओके, आरव का सफर कैसा है? आरव एंटरप्रेन्योर है, ओके, लेकिन वो अकेला नहीं है। उसके साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, बैंक और इन्वेस्टर्स होते हैं, मेंटोर गाइड करते हैं, इंक्यूबेटर सपोर्ट देते हैं, कस्टमर्स मार्केट बनाते हैं। ये सब मिलके बनता है एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। ओके, अगर इकोसिस्टम स्ट्रांग हो तो आरव अपना बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो कर सकता है। अगर वीक हो तो एंटरप्रेन्योर स्ट्रगल करता रह जाता है। ओके, तो एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम इज द सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट दैट अफेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम जो है वो सोशल एंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है जो कि अफेक्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप को। ये सारी बातें हमने पहले ही बहुत बार ही पढ़ ली हैं ऊपर में। तो अभी हम नीचे मेन पॉइंट पे आते हैं, एलिमेंट्स एंड, ओके, एलिमेंट्स और फैक्टर्स जो कि हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के। ओके, तो हमारे पास पहले क्या है? एंटरप्रेन्योर। मैंने पहले ही बताया था एंटरप्रेन्योर क्या होता है, कि जो बिजनेस करता है वो एक पर्सन हो सकता है, ऑफ कोर्स पर्सन ही बिजनेस करेगा। तो एग्जांपल मैंने जैसे लिया था कि आरव हो गया, आरव खुद हो गया। तो उसके पास क्या क्या है? जैसे उसके पास विजन है, स्किल्स है, रिस्क लेने की हिम्मत है, प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बनाने की सोच है। एंटरप्रेन्योर इकोसिस्टम का हर्ट होता है। ओके, उसके बाद है हमारे पास सोशल कल्चर। आरव जिस शहर में रहता है वहां लोग बिजनेस को कैसे देखते हैं? ओके, तो क्या फेलियर को एक्सेप्ट किया जाता है वहां? क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को रिस्पेक्ट मिलती है? क्या सक्सेस स्टोरी सेलिब्रेट होती हैं? अगर कल्चर सपोर्टिव हो तो एंटरप्रेन्योर ग्रो करता है। कल्चर इकोसिस्टम की सोल होती है। ओके, उसके बाद है हमारा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। आरव ने कॉलेज में बिजनेस बेसिक सीखे, वर्कशॉप अटेंड की, स्टार्टअप इवेंट में गया। एजुकेशन आरव को सोचना सिखाती है, स्किल देती है एंड कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। ओके, इसके बाद है हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर। आरब को चाहिए रोड, इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हो तो बिजनेस स्मूथ चलता है। ओके, उसके बाद हमारे पास है गवर्नमेंट पॉलिसीज जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। अगर जब बिजनेस रजिस्टर करता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज मैटर करती हैं। रजिस्ट्रेशन इजी है या नहीं, टैक्स बेनिफिट मिलता है या नहीं, स्टार्टअप इंसेंटिव है या नहीं, गुड पॉलिसीज इकोसिस्टम को बूस्ट करती है। ओके, उसके बाद है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ओके, आरव अकेले नहीं सीखता, उसमें मिलता है इंक्यूबेटर एंड एक्सीलरेटर। ओके, कोवर्किंग स्पेस, कंसल्टिंग, ये सब मिलकर आरव को सपोर्ट सिस्टम देते हैं। Okay, तो अब हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसमें क्या होता है कि आरव को एक टीम चाहिए जो स्किल एम्प्लॉयज हो, टेक्निकल टैलेंट हो, मैनेजमेंट स्किल्स हो, जिसमें एक अच्छी टीम के बिना बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता। ओके, इसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ वेल्थ एंड कैपिटल। ओके, इसके बाद हम देखते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ वेल्थ एंड कैपिटल। आरव के पास आइडिया है लेकिन पैसे चाहिए। फाइनेंस आ सकता है फैमिली एंड फ्रेंड से, बैंक से, एंजल इन्वेस्टर से, वेंचर कैपिटल से। जितना इजी फाइनेंस मिलेगा उतना फास्ट बिजनेस ग्रो करेगा। ओके, एंड इसके बाद मेन तो उसमें ही था, इसी टॉपिक में था, यहाँ पे है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। तो कौन से फैक्टर होते हैं? पॉलिसीज, मैंने जैसे कि बताई थी कि इजी पॉलिसीज होती हैं, तो हमें ज्यादा इजी तरीके से, हम अगर इजी पॉलिसीज होती हैं तो हमें ज्यादा हेल्प होती है कि आगे हम लोग प्रोसीड कर सकें। ओके, फाइनेंस का भी मैंने बता दिया कि
पैसे इंपॉर्टेंट है एंड हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं पैसे, फैमिली फ्रेंड से या फिर बैंक से, इन्वेस्टर से। ठीक है। इसके बाद है यहाँ पे कल्चर। कल्चर का भी मैंने समझा दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अच्छा सा, ह्यूमन कैपिटल होना चाहिए। मार्केट की ऐसा मार्केट हो कि आपके प्रोडक्ट को वो एक्सेप्ट करें। ठीक है, ये चीजें तो मैंने ऊपर में सिर्फ पॉइंट्स थे बट मैंने वो सारे एक्सप्लेन भी कर दिए थे। ठीक है, इसको एक दो बार और रीड कर सकते हो उसमें से, बाकी तुम खुद से भी बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे एंटरप्रेन्योर इनोवेशन एंड इकोसिस्टम। ओके, सो इसको भी मैं समझा देती हूँ, इतना बड़ा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा पढ़ना। तो यहाँ पे है एंटरप्रेन्योर कौन होता है। सबसे पहले हमें ये तीनों ही इसमें जानना है, तो सबसे पहले हम एंटरप्रेन्योर से स्टार्ट करते हैं। एंटरप्रेन्योर वो पर्सन होता है, किसी प्रॉब्लम को देखता है, उसे न्यू सॉल्यूशन सोचता है, रिस्क लेता है और उस आइडिया को बिजनेस में कन्वर्ट करता है। एंटरप्रेन्योर जैसे बता दिया मैंने, एक पर्सन होता है जिसके अंदर देखने की, सुनने की, समझने की शक्ति होती है और एक वो किसी प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन में वो चेंज कर देता है। तो ये इसमें होता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग बहुत टाइम से ऑटो का वेट कर रहे थे। किसी ने बाइक टैक्सी ऐप बना दिया। वो बंदा एंटरप्रेन्योर है। ओके, इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन का मतलब होता है कुछ नया या बेहतर करना। ये हो सकता है न्यू प्रोडक्ट जैसे स्मार्टफोन, न्यू सर्विस जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, न्यू मेथड जैसे यूपीआई पेमेंट। इनोवेशन, न्यू आइडिया यूजफुल, लोग एक्सेप्ट करें। तो इनोवेशन क्या होता है कि एक कोई चीज है, लाइक फोन का जैसे एग्जांपल मैंने दिया आपको कि फोन पहले कीपैड वाले आते थे, बट उसमें वही उसी चीज में कि फोन तो सेम है बट इनोवेट किया, स्मार्टफोन आ गए, कैमरा आ गया। हम सेम चीज, हम फोन में क्या नहीं कर सकते, फोटो खींच सकते हैं। कॉल पहले तो सिर्फ कॉल के लिए था, फिर उसके बाद धीरे धीरे फोटो के लिए आया। देन उसके बाद हमने जैसे सोशल मीडिया यूज करने लगे, वीडियो कॉल आने लगी, व्हाट्सएप हम चैट करने लगे, तो इनोवेशन हुआ है कि वो पहले इतना छोटा सा फोन आता था, उसके बाद थोड़ा 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 करके उसमें इनोवेशन हुआ है। तो वो हमारा इनोवेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद है हमारा इनोवेशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? ज्यादा स्टार्टअप फेल हो जाते हैं, सिर्फ वही स्टार्टअप सक्सेसफुल होते हैं जो इनोवेशन लाते हैं। ठीक है, तो सेम चीज हम करते रहेंगे, लाइक आजकल की जनरेशन चेंज हो रही है बहुत ज्यादा तेजी से, तो सेम चीज हम लोगों को देखते रहेंगे तो कब तक ही बेचेंगे और लोग कब तक ही खरीदेंगे। हम चीजों को अगर इनोवेट करेंगे, उसमें कुछ नया लाएंगे, धीरे धीरे करके नया नया लाते जाएंगे, तो लोगों का इंटरेस्ट बनता रहेगा ना। तो वही चीज हो गई। ओके, तो इनोवेशन इंटरप्रेन्योरियल के लिए सक्सेस की कैसे है? तो जैसे डेली लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं, सोसाइटी और इकोनॉमी इंप्रूव होती है, बिजनेस ग्रो करता है। एंटरप्रेन्योर और इनोवेशन का रिलेशन, एंटरप्रेन्योर चेंज ढूंढता है, चेंज को अपॉर्चुनिटी मानता है और उस चेंज का यूज करके इनोवेशन करता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं इनोवेशन के टाइप। तो पहले है इन्वेंशन, बिल्कुल नई चीज बनाना। एग्जाम्पल, पहला मोबाइल फोन, इससे रेडिकल इनोवेशन बाइक कहते हैं। इसे रेडिकल इनोवेशन भी कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने तुम लोगों को एग्जांपल दिया कि इन्वेंशन। ओके, उसके बाद है डुप्लीकेशन, कि हम पहले से बनी चीज को थोड़ा बेटर बनाते हैं। ओके, उसको डुप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे सेम फोन बट बेटर कैमरा, उसके साथ हमने कर लिया। एक्सटेंशन का क्या होता है? एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में एक्स्ट्रा फीचर ऐड करना। ओके, फॉर एग्जांपल फोन में हमने फिंगरप्रिंट लगा दिया या फेस लॉक लगा दिया। सिंथेसिस, सिंथेसिस में क्या हो गया हमारा? अलग अलग आइडिया को मिक्स करके नई चीज बनाई। जैसे स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन में हमने कॉल करने की सुविधा दे दी, इंटरनेट यूज करते हैं उसमें, एंड कैमरा भी है, तो काफी चीजें उसमें ही है, तो वो मिक्स चीजें हो गई। ठीक है, ओके, तो प्रोसेस ऑफ इनोवेशन, जैसे इनोवेशन का प्रोसेस क्या क्या होता है? जैसे सोचो कि हमें एक खाना बनाना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना। जैसे सोचो हमें खाना बनाना है, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। जैसे कि पहले हम सोचते हैं हमको बनाना क्या है, फिर हम, जैसे हमने सोच लिया कि हमको ये पर्टिकुलर सब्जी बनानी है, देन हम उसका अरेंजमेंट करते हैं, फिर हम उसको काटते हैं, देन हम उसको उबालते हैं, फिर उसकी सब्जी बनाते हैं, फिर खाते हैं, तो वो स्टेप्स होते हैं। तो ऐसे ही प्रोसेस इनोवेशन के स्टेप्स होते हैं। सो सबसे पहले जनरेशन ऑफ आइडिया, आइडिया को जनरेट करना, फिर एक्सपेरिमेंटेशन, एवोल्यूशन, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सुटेबल आइडिया, डेवलपमेंट ऑफ प्रोटोटाइप, फिर आता है हमारा कमर्शलाइजेशन। ठीक है, तो ये इसके प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं। ओके, सो ये तो याद करने पड़ेंगे। उसके बाद है हमारा इकोसिस्टम चैलेंजेस। तो चैलेंजेस क्या होते हैं हमारे? जैसे फर्स्ट है हमारा पॉलिसी बैरियर। तो पॉलिसीज में बैरियर आना, कि ज्यादा गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं, तो उसमें हम अटक जाते हैं। लाइक हम अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो पेपर वर्क ज्यादा होता है, टैक्स कॉम्प्लायंस बहुत मुश्किल होते हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्लीन
गवर्नमेंट पॉलिसीज का क्लियर ना होना। ओके, फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत लाइसेंस चाहिए, अप्रूवल लेट मिले, तो इसमें आदमी अटक जाता है। ओके, सेकेंड है हमारा एक्सेस टू टेक्नोलॉजी एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इशू। ओके, तो इसमें क्या होता है कि न्यू टेक्नोलॉजीज का एक्सेस ना मिलना। ओके, मार्केट तक पहुंचने ना होना मार्केट तक पहुंच ना होना, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन वीक होना, सप्लाई चेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वीक होना। ओके, तो ये सारी चीजें, कोर्ट सिस्टम स्लो होना, तो इसमें ये बैरियर आ सकते हैं। ओके, उसके बाद है हमारा इंटरेस्टिंग चैलेंज। तो इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम एंटरप्रेन्योर के अंदर या सोसाइटी से रिलेटेड होती है। सोसाइटी का ब्याज, लड़की कास्ट कम्युनिटी के अगेंस्ट। ओके, जो सोसाइटी हम पे वो कहती है कि नहीं ये नहीं करना, तो इस टाइप के बैरियर। इलिटरेसी होना, इसी में ही आता है। स्किल और कैपेसिटी की कमी होना, फैमिली सपोर्ट ना मिलना। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर फैमिली बोले कि बिजनेस नहीं करो, तो वो थोड़ा बैरियर आ जाता है। उसके बाद है हमारा इंट्रिंसिक चैलेंज। ये बाहर से फैक्टर होते हैं जो एंटरप्रेन्योर कंट्रोल नहीं कर सकता। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट का इशू, मार्केट साइज छोटा होना, रिसोर्सेज की कमी, स्किल्ड मैन पावर ना मिलना, कल्चरल बिलीफ, बिजनेस का रिस्क मानना, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग इशू, करप्शन एंड ब्राइबरी। फॉर एग्जाम्पल अगर लोन इजिली ना मिले तो स्टार्टअप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, सो यहाँ पे हमारा डेवलपमेंट ऑफ कंडक्सिव इकोसिस्टम। ओके, सो यहाँ पे आई थिंक 2.6 होना चाहिए था। आई थिंक यहाँ पे 2.6 होना चाहिए था, बट प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं। तो हम देख लेते हैं डेवलपमेंट ऑफ कंडक्टिव इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है कि कंडक्टिव इकोसिस्टम का मतलब होता है ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप इजीली ग्रो कर सकते हैं। चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए इकोसिस्टम का सपोर्टिव बनाना जरूरी होता है। सो एंड इसके फिर फीचर्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंस, एंसिलरी इंडस्ट्रीज, सिंगल विंडो ऑपरेशन एंड अप्रूवल, लाइक यही सारे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम नीचे इनको डिस्कस भी कर सकते हैं, कर लेते हैं। चलो, तो अब हम इसको यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया, जैसे इतनी बार मैंने बता दिया है, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, वो होना चाहिए। फाइनेंस में लोन, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट। एंसिलरी इंडस्ट्रीज, सपोर्टिव इंडस्ट्रीज होनी चाहिए। उसके बाद है हमारा बिजनेस स्टार्ट करना इजी होना चाहिए, अप्रूवल लाइक मिलने चाहिए, एंड एक ही जगह पे सारे अप्रूवल मिलने चाहिए। ओके, इसका मतलब ये हो गया, इसमें बिजनेस करना इजी होना चाहिए, तो ज्यादा हेल्प हो जाती है। उसके बाद है हमारा डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर एंड इंडस्ट्रीज। इसमें सेम टाइप की इंडस्ट्रीज एक जगह होना, तो उसमें काफ़ी हेल्प होती है। एमएसएमईज़ डेवलपमेंट, ये क्या होता है, स्मॉल बिज़नेस का सपोर्ट। फ़ेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये हो गई कि पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि उसमें ज़्यादा इश्यू ना हो, ज़्यादा पेपर वर्क ना हो, ज़्यादा रूल एंड रेगुलेशंस ना हो। उसके बाद है इंसेंटिव्स, सब्सिडीज़, टैक्स बेनिफिट, ये सब होना। ओके, सो लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ दोज वन बाय वन। ओके, तो फर्स्ट है हमारा बेटर एक्सेस टू कैपिटल एंड फाइनेंस। एंटरप्रेन्योर्स को लोन और फंडिंग इजीली मिलनी चाहिए। ट्रेनिंग एंड स्किल्स डेवलपमेंट जरूरी है। सपोर्ट सिस्टम ट्रांसपेरेंट और कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या इंपॉर्टेंट होती हैं? बिजनेस स्टार्ट करना, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, क्रेडिट मिलना, टैक्स पे करना, प्रॉपर्टी रजिस्टर करना, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करना। जितना ये इजी होगा बिजनेस, उतना ही अच्छे से हम स्मूथली चला सकते हैं। सेकेंड है हमारा ग्रेटर गवर्नमेंट स्पेंडिंग। गवर्नमेंट अगर ज्यादा स्पेंड करे, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूट बनाए, करप्शन कम करे, फेयर बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, इससे एंटरप्रेन्योर का ट्रस्ट बढ़ता है। ओके, थर्ड है हमारा लो टैक्स एंड इंसेंटिव। अगर टैक्स कम हो और इंसेंटिव्स या सब्सिडी मिले, तो भाई ज्यादा लोग ग्रो करेंगे एंड ज्यादा लोग बिजनेस में आना चाहेंगे। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन एंड डिजिटल सिस्टम से डिले कम होती हैं, पेपर वर्क कम होता है, प्रोसेस फास्ट होता है। कि सारी चीजें अगर हम ऑनलाइन ही कर पाएंगे, लाइक हमें कहीं कहीं जाना नहीं पड़ेगा, हम जीएसटी नंबर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो हम कहीं भाग भाग के जा रहे हैं, तो अगर वो सारी चीजें ऑनलाइन रहेंगी तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, एंड बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, तो वो कम हो जाएगा। उसके बाद है फिफ्थ, इंक्लूजन और इन एजुकेशनल प्रोग्राम।
स्कूल्स और स्कूल्स और कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट ऐड करना चाहिए, ठीक है? ताकि बच्चे एंटरप्रेन्योर माइंड से डेवलप होता है कि अगर वो चीज़ पढ़ाएँगे बचपन से है, तो वो भी एक होता है ना कि बच्चे सोचते हैं कि डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, बट वो बचपन से ये नहीं सोचते ना कि हाँ, चलो हम बिज़नेस करेंगे, वो तो आगे चल के हो जाता है। बट उनका ऐसा माइंडसेट बन जाएगा कि हाँ भाई, एक सब्जेक्ट ये भी है, तो हम ये भी कर सकते हैं, वो वाली चीज़ है इसमें। फिर है रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन, भाई ये सब भी एप्रिसिएशन मिलना चाहिए कि यंग एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप को अवार्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन मिलनी चाहिए। इससे एंटरप्रेन्योर मोटिवेट होता है, दूसरे लोग भी बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है? तो इससे भी लोग प्रेरित होते हैं कि भाई काफी फील्ड में है जो अवार्ड वगैरह मिलते हैं, बट अभी तो बिजनेस में मिलने लगे हैं, पर इसको और ज्यादा हमको इंक्रीज करना चाहिए ताकि लोग ज्यादा मोटिवेट हों और इसको भी एक करियर ऑप्शन बना सके। ओके, इसके बाद है हमारा, चलो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में यूनिट 3 के साथ। ओके, सो बाय बाय।